होगी जिसमें, हाँ ये याद रखिए, इस नीति के तहत 4 टियर प्रशासनिक संरचना होगी जिसमें एपेक्स गवर्निंग बॉडी होगी। वो कौन सी होगी? एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी सबसे बड़ी सबसे ऊंची बॉडी होगी वो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया होगी। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 4 टियर में होंगी, ठीक है। अब देखते हैं एयर स्पोर्ट्स। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सुश्री शीतल महाजन है, उनको अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। तो कौन है? सुश्री शीतल महाजन, जो अंटार्कटिका से 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी है, मतलब जंप की है, और ये करने वाली ऐसी पहली महिला है। वहीं सुश्री महाजन जो है वो उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर फ्री फॉल जंपिंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है और बिना किसी परीक्षण के इसे करने वाली पहली महिला जंपर भी हैं। तो ये भी याद रखिए कि इसमें शीतल महाजन जो है इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वहीं सुश्री राहेल थॉमस है, वो उत्तरी ध्रुव पर 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला है, और ये क्या थी? अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर। और दोनों को, यानी किसको? राहेल थॉमस और शीतल महाजन को, दोनों को पद्म श्री अवार्ड विजेता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छा, बहुत 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 बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो, ठीक है। अब आते हैं ब्लू ड्यूक। ब्लू ड्यूक जो है वो सिक्किम की राज्य तितली है, ये याद रखिएगा। अभी हाल ही में ब्लू ड्यूक नाम की सिक्किम की राज्य तितली की है। और ये जितनी भी तितलियां होती हैं ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं, ये बहुत याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर का मतलब क्या है कि ये वहाँ के क्लाइमेट को बता देते हैं कि किस प्रकार से सही है या क्या नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पर्यावरण को स्वास्थ्य, मतलब पर्यावरण का स्वास्थ्य बताती हैं कि ठीक है तो अच्छी बात है, तो वहाँ तितलियाँ मिलेंगी, और नहीं है तो तितलियाँ गायब हो जाएंगी। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो है आज के समय में तितलियाँ मोस्टली गायब भी हो गई हैं। अब इसकी 2 प्रजातियाँ हैं, याद रखिएगा। ब्लू ड्यूक की एक ब्लू ड्यूक है और एक कृष्णा पीकॉक है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 5 जून 2022 को मनाया गया था, मतलब 5 जून को मनाया जाता है, ये याद रखिए। इसका अभी हाल ही में इसकी जो स्लोगन था वो क्या था? ओनली ऑन अर्थ, ओनली ऑन अर्थ, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना। क्या थीम थी इसकी? कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना, सद्भाव में रहना, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ब्लू ड्यूक को किसने? सिक्किम ने राज्य तितली घोषित किया है, ठीक है। ब्लू ड्यूक नाम यूरोपियंस द्वारा दिया गया है, चलिए ठीक है, ये भी याद रखिए। और यह एक चमत्कारी तितली है जो नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं चीन में पाई जाती है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में इससे मिलती जुलती एक प्रजाति मिलती है जिसका नाम है यूथेलिया जूडा और ब्लू डसिस पाई जाती है, ठीक है। वहीं आपकी ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम क्या है? बासारोना दुर्गा है। तो बासारोना दुर्गा जो है वो आपकी ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम है। तो भारत में पाई जाने वाली इसकी 2 उप प्रजातियाँ हैं, एक बासारोना दुर्गा, दूसरा स्प्लेंडेड ब्लू ड्यूक, ठीक है, यानी ब्लू ड्यूक और एक स्प्लेंडेड ब्लू ड्यूक। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिमालय ब्लू ड्यूक जो है, हाँ ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि हिमालय ब्लू ड्यूक जो है वो वन्य जीव संरक्षण या 1972 के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 2nd शेड्यूल में इसको शामिल किया गया है, हिमालय ब्लू ड्यूक को। वहीं याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्प्लेंडेड ब्लू ड्यूक है, ये था हिमालयन ब्लू ड्यूक, ये स्प्लेंडेड ब्लू ड्यूक है। इससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 के में शामिल किया गया। तो ये डाटा आपसे पूछा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा मैच ऑफ द फॉलोइंग के आंसर देख लेते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र की ब्लू मोरमोन है तितली, तमिलनाडु की तमिल योमिन है, उत्तराखंड की कॉमन पीकॉक है, कर्नाटक की सह्याद्री बर्डविंग है, और केरल की मालाबार बैंडेड पीकॉक या बुद्धा मयूरी है, और अरुणाचल प्रदेश की केशर ए हिंद है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं गोवा की मालाबार ट्री निम्फ है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए
और बस 2 मिनट और बस आपकी पूरी क्लियर हो गई है। चलिए, दिल्ली हवाई अड्डा जो है जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है। यानी दिल्ली हवाई अड्डा में कौन सा? इंदिरा गांधी। कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो जल विद्युत और सौर ऊर्जा दोनों से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। और ये वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यानी इसको लक्ष्य दिया गया था 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा, यानी जीरो कार्बन एमिशन करेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, नेट जीरो। ठीक है। और हाल ही में इसके लिए ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम को अपनाया गया था। इसीलिए दिल्ली हवाई अड्डा जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसीलिए ये जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ पर ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम को अपनाया गया था। इसके तथ्य क्या है, ध्यान दीजिए। भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया जो जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित होता है। ठीक है। और इसमें कुछ और है, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, हाँ, तो और है, और कोई है तो एक चीज़ और देखिए, रुकिए। तो वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य की प्राप्ति इसकी सहायक भूमिका होगी। ओके, अब ध्यान दीजिए। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा है। यानी विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो केरल में है। ठीक है। और 8 अगस्त 2015 को इस हवाई अड्डे पर स्थापित 12 मेगावाट पीक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सार्वजनिक पीपी मॉडल के निर्माण भारत का, हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल के तहत निर्मित भारत का पहला हवाई अड्डा है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ इसमें कुछ नहीं है, बस नामाशाही घोषणा जो है, नामाशाही घोषणा जो है, याद रखिएगा, ये नामाशाही डिक्लेरेशन है। नामाशाही डिक्लेरेशन है, आपसे पूछा सकता है ये किस पर आधारित है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार में जो विवाद चल रहा था उसको निपटाने के लिए नामाशाही घोषणा पत्र जो है उस पर हस्ताक्षरित दोनों ने किए हैं। और ये 130 गांवों में जो उनकी लड़ाई आपस में चल रही थी, सीमा विवाद था, उसको मिनिमाइज करने के लिए नामाशाही डिक्लेरेशन किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो 804.10 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये भी पूछ सकता है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ कितनी % जो है सीमा निर्धारित करता है, तो वो 804.10 किलोमीटर है। आज राष्ट्रीय परिदृश्य की सारी घटनाएं आपकी खत्म हो चुकी हैं, याद रखिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है। तो राष्ट्रीय परिदृश्य की सारी घटनाएं और जो भी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको सारी करा दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है पर अच्छा लगेगा और आप लोग मज़े से इसको पढ़िएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।